गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन नंबर 1 के मीनिंग्स और ऑब्जेक्टिव समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। आपको ये मैं लेसन नंबर 1, 2, 3 का रिवीजन करवा रही हूँ, जो कि आपको ऐसे 1 में भी और कल जो आपके एग्ज़ाम है FA2 की उसमें भी काम आएगा, उपयोग होगा। तो चलो अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। सहारा, आश्रय, कुर्बानी, बलिदान, अडिग, अटल, दुश्मन, शत्रु, अभिमानी, अहंकारी, घमंडी, गुलाम, दास, आस, उम्मीद, स्वदेश, अपना देश, ध्वजा, पताका, झंडा, हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। ये पेज नंबर 10 है। अब हम MCQ करते हैं। तिरंगा किसकी आस है? भारत की। नंबर 2, हम सबसे बड़ा कौन है? तिरंगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला क्वेश्चन, तिरंगा हमारे मन में क्या भाव जगाता है? उत्तर, तिरंगा हमारे मन में देश प्रेम का भाव जगाता है। ये सब मैंने आपको पोयम में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता के अनुसार दुश्मन क्यों थर्राया? उत्तर, एक साथ पूरे देश को उमड़कर आते हुए देखकर दुश्मन ठहराया, यानी एकता में बल होता है। ग, झंडा किस भाव से खड़ा है? तिरंगा अडिग भाव से खड़ा है, झंडा अडिग भाव से खड़ा है। तो अब हमने इसके शब्दार्थ, MCQ और क्वेश्चन आंसर पूरे पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 11 पे। दिए गए शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द पर सही और अनुपयुक्त पर गलत का निशान लगाइए। अर्थात जो शब्द का अर्थ है उसको राइट करना है और जो नहीं है उसको रॉन्ग करना है। जैसे ध्वजा, तो झंडा, पताका सही है और मातृभूमि गलत है। दूसरा शब्द है बादल, तो नीर यानी पानी होता है वो गलत है, मेघ और बारिश सही है। उम्मीद, आशा और आस ये दोनों सही है। निराशा उसका उल्टा अर्थ हो जाता है, इसलिए बच्चों वह अनुपयुक्त है, वह गलत है। दुश्मन यानी शत्रु और अरी ये दोनों सही है। नौकर गलत है, अर्थात ये अनुपयुक्त है, ये दुश्मन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जिसे आप इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहते हैं। और मैंने आपको बार बार समझाया है कि पर्यायवाची का मतलब होता है एक से ज़्यादा अर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दिए गए शब्दों में उप और अनु जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। एग्ज़ाम में आपको खाली शब्द बनाना भी पूछ सकती हूँ और अर्थ भी पूछ सकती हूँ। शब्द और अर्थ, हार, इसमें हमें उप लगाना है, जिसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जो आगे लगता है और जो पीछे लगता है उसे हम सफिक्स बोलते हैं। तो पहला वर्ड है हार, तो उसका नया शब्द बना उपहार और अर्थ है तोहफा। फिर है उपकार और उसका अर्थ कार में उप लगाना, तो उपकार शब्द बना, ये नया शब्द बना और उसका अर्थ है निस्वार्थ भाव। फिर तीसरा है हास, तो उसका वर्ड बना उपहास और उसका अर्थ है मजाक उड़ाना, किसी का उपहास उड़ाना। फिर है नाम, तो उसका अर्थ है उपनाम और उसका नया शब्द है उपनाम और उसका अर्थ है दूसरा नाम। अब हमें क्या उपसर्ग लगाना है, क्या प्रीफिक्स लगाना है बच्चों? अनु, तो शब्द है राग, तो उसका नया शब्द बना अनुराग और अर्थ है प्रेम। फिर है मान, तो नया शब्द है अनुमान और अर्थ है अंदाज़ा। शब्द है भव, तो उसका नया शब्द बन रहा है अनुभव और उसका अर्थ है तजुर्बा। फिर शब्द है मति, तो बना अनुमति, नया शब्द और उसका अर्थ क्या है बच्चों? आज्ञा। इस तरीके से आपको प्रीफिक्स लगा के नए शब्द बनाने हैं और अर्थ लिखने हैं। एग्ज़ाम में हम ब्रैकेट्स में भी आपको ये वर्ड्स दे सकते हैं और मैंने आपको पेपर स्टाइल भी दी है, तो आप उसे सॉल्व कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं भाषा की बात पर। क्वेश्चन नंबर 1, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाउन कहते हैं। जैसे वरुण दुख
अलीगढ़ आदि। दिए गए शब्दों में हमें किसे संख्याकित करना है बच्चों? संज्ञा को। पर मैंने एग्ज़ाम में इसको ब्रैकेट में पूछा है। गीता झंडा लेकर जा रही है, तो इसमें संज्ञा क्या है? गीता और झंडा। ख, कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार और दिल्ली। फिर ग, पिताजी आगरा गए हैं, तो पिताजी और आगरा। यह कविता अच्छी है, तो कविता। इस झंडे में 3 रंग हैं, तो झंडे और रंग। और लास्ट च है, बच्चे स्वदेश की बात कर रहे हैं, तो बच्चे और स्वदेश। समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर 2। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, अर्थात पर्सनल, कॉमन और एडजेक्टिव। दिए गए शब्दों को उचित संज्ञा के भेद के सामने लिखिए। आपको ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हैं, उसमें से आपको सभी उनकी प्रॉपर संज्ञा के सामने लिखना है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अब आपको डेफिनेशन याद कर लोगे तो बहुत सरल हो जाएगा। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन है? भारत, सोहेल, सूरज। जातिवाचक संज्ञा में कौन है? गुलाम, देश, दुश्मन। भाववाचक संज्ञा में कौन है? मुस्कान, बचपन, दोस्ती। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पर। उसमें हमें बहुवचन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3, झंडा एक वचन है तथा झंडे बहुवचन शब्द हैं। अब आप एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्द से मिलान कीजिए या सामने लिखिए, या आपको ऊपर ब्रैकेट में दिए हों एग्ज़ाम में, तो उसमें से आपको चुनकर लिखने हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रही है, आपको पता ही है, तो आपको 3 आंसर दिए, उसमें से एक आंसर को टिक करना है। तो चलो अब हम एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं, दैट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। चिड़िया, चिड़िया। पत्ते, पत्ता, पत्ता, पत्ते। कली, कलियाँ। बात, बातें। किरण, किरणें। खुशी, खुशियाँ। गली, गलियाँ। जैसा कि आपको पहले भी समझाया है, बार बार समझाती हूँ कि जब एक वचन से बहुवचन बनता है तो शब्द की जो मात्रा दीर्घ होती है लास्ट शब्द की, उसको हम जब बहुवचन बनाते हैं तो वो रस्वाई हो जाती है, छोटी ई की मात्रा हो जाती है और या लगता है, और या पर चंद्र बिंदु लगाना जरूरी होता है। तो बच्चों इस बात को जरूर से ध्यान में रखिएगा। समझ आया? अब हम आते हैं लेसन नंबर 2 पेज नंबर 15 के शब्दार्थ में। सम्राट, राजा, अत्याचार, अन्याय, जुल्म। एग्ज़ाम में आप दोनों में से कोई भी एक मीनिंग लिख सकते हैं। कुटुंब, परिवार। दंड, सजा। पुरस्कार, इनाम। राजक्रीड़ा, राजा का अभिनय, खेल। कुतूहल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। विनोद, मजाक। वैभव, धन दौलत, शानो शौकत। याचना, मांगना, प्रार्थना करना। सगर्भ, गर्व सहित शान से। बंदी बनाना, जेल में डालना। विपत्ति, दुख, मुसीबत। निर्भीकता, निडरता। शालाकाओं, सलाखों। चकित, हैरान। चाटुकर, चापलूस। आतंक, भय, डर। मुक्ति दिलाना, छुड़ाना, आज़ाद करना। ठिठाई, निडरता। अब चलो हम आते हैं पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16, पहला क्वेश्चन, किसने किससे कहा? सही उत्तर में निशान लगाइए। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। ये कौन बोलता है बच्चों? ब्राह्मण ने बालक से कहा। इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। यह बालक बोलता है ब्राह्मण से। अब ग लास्ट, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले आओ। ब्राह्मण ने बालक की माँ से। अगर आप ये चैप्टर बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, तो सब कुछ चैप्टर में से ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर में निशान लगाइए। पहला क, मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन कैसे बीत रहा था? कष्ट से। 2, ख, बालक राजक्रीड़ा में क्या बना था? ये तो सभी को आ ही जाना चाहिए, क्योंकि हमने पाठ कई बार पढ़ लिया है और समझ लिया है। राजा। ग,
ब्राह्मण का क्या नाम था? चाणक्य। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। मगध क्यों काँप रहा था? बोलो बच्चों। क्योंकि वहाँ का राजा अत्याचारी था। अर्थात आंसर होगा मगध सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से काँप रहा था। सारी राजसभा किस पर विचार कर रही थी? सारी राजसभा पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को कैसे बाहर निकाला जाए इस पर विचार कर रही थी। तो है ना बच्चों, एकदम इजी। अगर लेसन पढ़ा होगा तो सभी आंसर इजी लगेंगे। अब हम जा रहे हैं पेज नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर ग। बालक चंद्रगुप्त ने राजमहल में ऐसा क्या कर दिया जिसे देखकर सब चकित रह गए? चंद्रगुप्त ने लोहे की शलाकाओं को गर्म करके सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। इस कार्य को देख सभी चकित हो गए। अब क्वेश्चन नंबर घ। बालक चंद्रगुप्त पाठ के आधार पर बताइए कि कठिन से कठिन काम को भी कैसे आसानी से किया जा सकता है। इसका उत्तर स्थिति को समझकर अपनी सूझबूझ का प्रयोग कर कठिन से कठिन काम को भी आसानी से किया जा सकता है। अब हम आते हैं शब्दों की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 1। शुद्ध शब्दों पर गोला कीजिए, अर्थात जो करेक्ट लिखा हो उस पर गोला करना है। तो पहले में कौन सा करेक्ट है बच्चों? प्रभा, प्रभा और प्रभा, बीच वाला प्रभा। आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। बोलने में तो एक ही होता है पर स्पेलिंग मिस्टेक पहली और तीसरी है, बीच वाला सही है। ऐसे ही तीसरे में भी बीच वाला ब्राह्मण सही है। और चौथे में पहला कुटुंब, जो टू दोनों में छोटे ऊ की मात्रा और टू के ऊपर बिंदु है, वह शब्द सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दिए गए अक्षरों के प्रयोग में से दो दो शब्द बनाकर लिखिए। जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र है। श से समा, त्रिकोण, ज्ञानी और श्रीमान। इस तरीके से हमें दो दो शब्द और बनाने हैं। तो है क्षत्रिय, क्षेत्र, त्रिशूल, त्रिवेणी, ज्ञान, ज्ञानवन। श्र से श्रीमती, श्रम। समझ आया बच्चों? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के समान अर्थक शब्द लिखिए। अर्थात हमें इनके मीनिंग्स लिखने हैं जो इसका मतलब बताते हों। आतंक का मतलब है भय, निर्भीकता निडरता, चकित हैरान, सगर्व गर्व सहित, दंड सजा, विपत्ति संकट। समझ आ गया बच्चों? अब भाषा की बात। ये सब क्या है? आपको अलग अलग विराम चिन्ह दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना है, समझना है और 1 टाइम रफ में लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 18 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, अर्थात प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। अब इसमें हमें नीचे जो रेखांकित शब्द हैं उनकी जगह पर सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके दोबारा लिखना है। जैसे पहला है किसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी जगह क्या आएगा बच्चों? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम पिंजरे से शेर को निकाल दूंगा। यह सेंटेंस गलत है। हम की जगह क्या आएगा? मैं पिंजरे से शेर को निकाल दूंगा। ग, आप पति राजा के बंदी हैं। आपकी जगह हमने क्या प्रोनाउन यूज़ किया? मेरे पति राजा के बंदी हैं। 4th है हम इसको राजकुल अवश्य ले जाओ। हम नहीं आएगा बच्चों, कौन सा प्रोनाउन आएगा? तुम इसको राजकुल अवश्य ले जाओ। मैं लोगों को राजा ने दंडित किया। मैं गलत सर्वनाम है। आएगा हम लोगों को राजा ने दंडित किया। ठीक है बच्चों? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित मुहावरों का सही प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। अर्थात हमें मुहावरे इन वाक्यों में लिखने हैं। क, मौर्य सेनापति का नाम सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गए। अब जो बच्चों मुहावरे में लास्ट वर्ड होता है होना, कसना, छुड़ाना, उनको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस शब्द को चेंज कर सकते हैं। आगे वाले नहीं, सिर्फ पीछे वाला लास्ट शब्द। पहला, मौर्य सेनापति का नाम सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गए। ये मैंने आपको पहले करवाया। दूसरा, चंद्रगुप्त अपनी माँ की आंखों का तारा था।
चंद्रगुप्त ने यूनानियों के छक्के छुड़ा दिए। देखो हमने यहाँ पर छुड़ाना का जगह छुड़ा लिखा क्योंकि हमें छुड़ा की ज़रूरत थी। चौथा, चंद्रगुप्त की निर्भीकता देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दबाना है पर हमने दबा ली, जैसे हमें ज़रूरत थी हमने वैसे उस शब्द का प्रयोग किया। आपने देखा सिर्फ लास्ट वाला ही चेंज हुआ है। शत्रुओं का सामना करने के लिए हमारी सेना ने कमर कस ली है। अब इसमें देखो क्या था, कसना, पर हमें ज़रूरत थी कस की, तो हमने लिख लिया कस ली है। इस तरीके से आपको मुहावरों का प्रयोग करना है। तो अब हम बच्चों आते हैं लेसन नंबर 3 पे। पेज नंबर 21। धन दौलत संपत्ति फ़ायदा लाभ इनाम पुरस्कार घोषणा ऐलान असर प्रभाव खुश प्रसन्न मुँह मांगा मुँह से मांगा हुआ। यानी आप जैसे परीक्षा में प्रथम आए और आपने मम्मी से कहा कि मुझे नई साइकिल दे दो और मम्मी ने आपको ले दी, तो वो हो गया मुँह मांगा हुआ इनाम। मेहनत परिश्रम इलाज उपचार माफ़ क्षमा सेहत स्वास्थ्य कसरत व्यायाम जांच परख वैद्य आयुर्वेदिक का ज्ञाता यानी चिकित्सक, जिसे आयुर्वेदिक दवाओं का ज्ञान हो, जिसने आयुर्वेदिक में डॉक्टरी पढ़ी हो, उसे हम वैद्य कहते हैं। तो चलो बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 22 पे। किसने किससे कहा, लगता है तुम अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हो। अगर तुम ठीक से खाते पीते तो बीमार नहीं पड़ते। ये कौन बोलता है बच्चों? वैद्य जी बोलते हैं। कैसा इलाज है और इसे क्या करना होगा, ये कौन बोलता है? सेठ जी बोलते हैं। अब हमें MCQ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बीमारी ने किसे घेर रखा था? देबू को। ख, वैद्य जी ने देबू को क्या पहनकर पैदल चलने के लिए कहा था बच्चों? जादुई जूते। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सेठ जी ने क्या घोषणा करवाई? सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो भी उनके बेटे की बीमारी को ठीक कर देगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वैद्य जी ने देबू की बीमारी का क्या कारण बताया? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप फटाफट आंसर लिख सकते हैं। वैद्य जी ने बताया कि देबू तुम खुराक तो अच्छी लेते हो लेकिन खुराक के हिसाब से शारीरिक मेहनत नहीं करते हो और ना ही बाहर खेल कूद, इसी कारण तुम बीमार पड़ गए। अब ग, देबू की शारीरिक बनावट का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देबू कैसा था बच्चों? देबू का शरीर मोटा ताजा और गोल मटोल था। हो गया ना? एकदम इजी आंसर्स। चैप्टर पढ़ो तो सभी आंसर बहुत इजी लगेंगे। अब हम आते हैं पेज नंबर 23 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यांशों में एक शब्द से मिलान कीजिए, अर्थात आपको पूरे वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। पहला, जो बीमार हो, रोगी, जिसे ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक, जो इलाज करता है, चिकित्सक, और जो कम बोलता है, अल्पभाषी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्णों को सही क्रम में रखकर शुद्ध शब्द लिखिए। ये इस तरीके से मैंने आपको FA 2 में भी पूछा है, तो आप ये ध्यान से कीजिएगा। उसमें हमने ब्रैकेट में भी दे सकते हैं हम ये शब्द। वैद्य वैद्य, दल पे पैदल, इजला इलाज, अनुरसा अनुसार, कुलबिल बिल्कुल, रिबिमा बीमारी। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा है देखो, मैं आपको हर बार क्लास में भी पढ़ाती थी, तब जितनी डेफिनेशंस होती थी उनको मैं याद करने के लिए बोलती थी। तो इसमें क्या डेफिनेशन देखो, जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब। आप इंग्लिश में तो ग्रामर कब से ही पढ़ रहे हैं बच्चों। जो क्रिया करते हैं उन्हें कर्ता यानी डूअर कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़े, इस वाक्य में पक्षी कर्ता तथा उड़े क्रिया है। तो चलो अब हम इसमें से अलग अलग करते हैं कर्ता और क्रिया को। पहला सेंटेंस है, वैद्य जी ने एक इलाज बताया। तो इसमें डूअर कौन हो गया? वैद्य जी। और क्रिया क्या हो गया? बताया।
दूसरा है देबू जादुई जूते पहनकर चलने लगा। तो देबू क्या हो गया बच्चों, कर्ता, और क्रिया हो गई चलने लगा। तीसरा, सेठ जी बहुत परेशान थे। तो कर्ता हो गया सेठ जी और क्रिया हो गई थे। चौथा, हंसराज के पास धन दौलत की कमी ना थी। तो हंसराज हो गया कर्ता और क्रिया हो गया चलने लगा। और पांचवा है देबू दिन भर खाता था। तो डूअर कर्ता कौन हो गया, देबू, और क्रिया क्या हो गई, खाता था। तो ये आपको पूरा ग्रामर पोर्शन ही है, अच्छे से पढ़ो और समझो और डेफिनेशन ज़रूर याद करो। अब हम आते हैं पेज नंबर 24 पे। बोले में से उचित क्रिया शब्द छांटकर वाक्य पूरी कीजिए। जैसे मैंने आपको अभी पहले क्रिया समझाया था ना, ऐसे आपको सर्कल दिख रहा है पिक्चर में, उसमें शब्द दिए हैं और उससे सेंटेंस पूरे करने हैं। तो क, देबू ने अनेक बीमारियां पाल रखी थी। सेठ जी ने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया। ग, अंत में निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई। फोर्थ, वैद्य जी ने देबू के शरीर की अच्छी तरह जांच की। जांचना यानी देखना, उसको क्या है, यानी बीमारी का पता लगाना। लास्ट, ड, देबू ने कहा रोटी दाल सब्जी तो मैं दिन भर खाता हूँ। क्रिया क्या हो गई बच्चों, खाता हूँ। तो पहले में पाल रखी थी, दूसरे में करवाया, तीसरे में करवाई, चौथे में जांच की और पांचवें में खाता हूँ। तो इस प्रकार हमने लेसन 1, 2, 3 तीनों का रिवीजन पूरा कर लिया है, जो कि आपको FA2 में भी काम लगेगा और SA1 में भी काम लगेगा। तो बच्चों आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ पूरे लेसन को पढ़िए और समझिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।